दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं कि भारत को धरातलीय स्वरूपों के आधार पर विभाजित कीजिए तथा किसी एक विभाग के धरातलीय स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी में। इस तरह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जब भी आपका सिलेबस रहा है इस तरह क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप उठा करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको हर साल मिल जाएगा। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है कि भारत को धरातलीय स्वरूपों के आधार पर विभाजित कीजिए। भारत में जितने प्रकार के धरातलीय स्वरूप पाए जाते हैं उनको पहले आपको विभाजित करना है, बांटना है कि कितने प्रकार के धरातलीय स्वरूप भारत में पाए जाते हैं। साथ में कहा जा रहा है कि तथा किसी एक विभाग के धरातलीय स्वरूप का विश्लेषण कीजिए और उसमें से किसी एक विभाग के बारे में, चाहे आप पर्वत के बारे में लिख दीजिए, मैदान के बारे में लिख दीजिए, पठार के बारे में लिख दीजिए, जितने भी भारत के धरातलीय स्वरूप हैं उसमें से किसी एक धरातलीय स्वरूप के बारे में आपको विश्लेषण करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। बिल्कुल आसान भाषा में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आप सभी चीजों को अच्छे से समझ पाएं। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि भारत का भौतिक या धरातलीय स्वरूप अत्यंत विविधतापूर्ण है। विविधतापूर्ण का मतलब क्या है कि एक ही जगह पर बहुत प्रकार के क्षेत्र का मिलना। कहा जा रहा है कि भारत का भौतिक या धरातलीय स्वरूप अत्यंत विविधतापूर्ण है। कई तरह के क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत, विस्तृत मैदान, पठारी क्षेत्र, रेगिस्तान, तटीय भाग तथा द्वीप सभी एक साथ मिलकर एक अद्भुत भौगोलिक संरचना बनाते हैं। ये सारी चीजें जो आप देख पा रहे हैं, जो भी भौगोलिक संरचना है यहाँ का, चाहे कहीं पे ऊंचा पर्वत पाया जाता है, कहीं पर विस्तृत मैदान है, कहीं पर पठारी क्षेत्र है। ठीक है, तो ये सारे जो स्वरूप हैं ये क्या करते हैं, एक अद्भुत भौगोलिक संरचना बनाते हैं। इस विविधता ने न केवल भारत के प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित किया है बल्कि जलवायु, कृषि, मानव बसावट, अर्थव्यवस्था और संस्कृति तक को आकार दिया है। ठीक है, इस चीज को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए भारत के धरातलीय विभागों का अध्ययन भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो बात कहा गया कि इन विविधता ने न केवल भारत के प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित किया है, जो प्राकृतिक पर्यावरण है न सिर्फ उसको प्रभावित किया है बल्कि जलवायु को भी, कृषि को भी, मानव बसावट को भी और अर्थव्यवस्था और संस्कृति तक को भी आकार दिया है। क्योंकि जिस तरह का जहाँ पर भौगोलिक वातावरण रहता है, जिस तरह का भौगोलिक क्षेत्र रहता है, वहाँ का बोलचाल अलग रहता है, वहाँ का संस्कृति अलग रहता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को वो प्रभावित करता है। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे कि इन विशेषताओं के आधार पर भारत को 5 प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया गया है और इन्हीं सब आधारों पर भारत को 5 प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया गया, बांटा गया है। पहला है हमारा हिमालय पर्वत, जो पहाड़ी वाला क्षेत्र। ठीक है, हिमालय पर्वत। दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है हमारा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। चौथा है तटीय मैदान और पांचवा है भारतीय द्वीप, जो भारत के द्वीप हैं। इन सभी चीजों को बांटा गया है, 5 अलग अलग प्राकृतिक विभाजनों में बांटा गया है भारत के भौगोलिक स्वरूप को। ठीक है, तो पांचों को पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे, उसके बाद किसी एक विभाग पर विस्तृत चर्चा भी करेंगे। तो चलिए समझते हैं पहले हिमालय पर्वत के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि हिमालय भारत के उत्तरी भाग में स्थित विश्व की सबसे युवा और ऊंची पर्वतमाला है। विश्व का सबसे युवा है मतलब सबसे नवीन पर्वत है। ठीक है, कहा जा रहा है कि हिमालय भारत के उत्तरी भाग में स्थित विश्व की सबसे युवा और ऊंची पर्वतमाला है। यह 3 मुख्य श्रेणियों हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक से मिलकर बनी है। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक से मिलकर के बना है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि यहाँ विश्व की कई ऊंची चोटियां जैसे कि कंचनजंगा और नंदा देवी स्थित हैं। हिमालय भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है और मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा लाता है। यह नदियों का मुख्य उद्गम स्थल है, जैसे कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन सब नदियों का मुख्य उद्गम स्थल है कौन? हिमालय। अभी आप एक बात नोटिस किए होंगे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ विश्व की कई ऊंची चोटियां हैं, जैसे कंचनजंगा लिखा हुआ है, नंदा देवी लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत का जो सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, वो नहीं लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि वो भारत में नहीं और हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर माउंट एवरेस्ट लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, आगे जो दूसरा जो स्वरूप है भारत का, वह है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत में जो विशाल मैदान पाया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि यह मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जड़ों निक्षेपों से बना है। जो सिंधु नदी के द्वारा, जो गंगा नदी के द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जलोढ़ लाया जाता है, उसके निक्षेपों से ये मैदान बना हुआ है। ठीक है, यह अत्यंत समतल, विस्तृत और उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो मिट्टी पाया जाता है वो अत्यंत समतल है, मतलब प्लेन है। ठीक है, विस्तृत है और उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र है ये। इसमें खादर और बांगर जैसी मिट्टी पाई जाती है। खादर और बांगर प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। इस मैदान में भारत की घनी आबादी बसती है। क्योंकि ये एक मैदानी क्षेत्र है
तो मानव बसावट यहाँ पर आसानी से हो जाता है, जिसके कारण ये एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। क्योंकि यहाँ खेती, परिवहन और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हैं, इसे भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। और इसको भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है क्योंकि सबसे जो उपजाऊ मिट्टी वो यहीं पर देखने को मिलती है, यहीं पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने दूसरा पॉइंट समझ लिया, उत्तर भारत की विशाल मैदान को। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है प्रायद्वीपीय पठार। जो हमारा भारत का धरातलीय स्वरूप है उसमें तीसरा जो स्वरूप है वो है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, कहा जा रहा है कि यह भारत का सबसे पुराना और स्थिर भूभाग है। यह भारत का सबसे पुराना है और स्थिर भूभाग है। कौन? तो पठार की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसका निर्माण कठोर आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से हुआ है। दक्कन प्लेटों, छोटा नागपुर प्लेटों और मालवा पठार इसके प्रमुख भाग हैं। छोटा जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है इसमें क्या क्या चीज आता है? तो पहला आपका दक्कन प्लेट, जो दक्कन वाला प्लेट है, छोटा नागपुर प्लेट और मालवा पठार के इसके प्रमुख भाग हैं। कहां पर? तो प्रायद्वीपीय पठार के। प्रायद्वीपीय पठार के जो प्रमुख भाग हैं वो है दक्कन प्लेट, छोटा नागपुर प्लेट और मालवा पठार। ठीक है, कहा जा रहा है कि पठारी सतह असमतल होती है। जो पठारी जो सतह है वो असमतल होता है, कहीं पे नीचा कहीं पे ऊंचा। ठीक है, तो इस तरह से कहा जा रहा है। और इसमें हिल्स, घाटियां, नदियों की गर्त, घाटियां तथा जलप्रपात मिलते हैं और इस तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कहा जा रहा है आगे कहा जा रहा है कि यहाँ खनिज संपदा बहुत अधिक पाई जाती है, जिस कारण यह औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में सहायक है। और इन सब क्षेत्रों में, पठारों में बहुत ज्यादा खनिज संपदा पाया जाता है और हमारे भारत के पठारों में बहुत ज्यादा खनिज संपदा पाया जाता है, जिसके कारण कहा जा रहा है कि औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में सहायक है ये। ठीक है, आगे समझते हैं जो चौथा पॉइंट है तटीय मैदान। तटीय मैदानों को हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के किनारों और भारत के समुद्र तट के बीच एक संकीर्ण तटीय पट्टी को तटीय मैदान कहा जाता है। हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो गया। ठीक है, तो इन सब चीजों का बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर का हम लोग बात कर रहे हैं जो इसे सटा हुआ है जमीन, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो तटीय मैदान, जो तट से लगा हुआ मैदान है, कहा जा रहा है कि यह मैदान पश्चिम में कच्छ के रन से पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक लगभग 6000 किलोमीटर दूर तक फैले हुए हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक फैला हुआ, कहां से? तो कच्छ से, गुजरात की तरफ से लेकर के ये यहाँ तक का बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, पांचवा जो पॉइंट है वो है द्वीप समूह। अलग अलग जो द्वीप है उसको मिलाकर के एक स्वरूप में बांटा गया उसको। कहा जा रहा है कि भारत में दो प्रकार के द्वीप हैं। अंडमान निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में आता है, ठीक है, और लक्षद्वीप जो अरेबियन सागर में आता है। ये द्वीप सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अंडमान निकोबार ज्वालामुखी उत्पत्ति है, जबकि लक्षद्वीप कोरल से निर्मित है। जो अंडमान द्वीप है वो किससे बना है? तो ज्वालामुखी के कारण बना है, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वहां पर बना हुआ है। लेकिन जो लक्षद्वीप है हमारा वो कोरल द्वीप है, वो कोरल से निर्मित हुआ है। ठीक है, उसको कोरल द्वीप कहा जाता है। तो ये हमारा कुछ 5 पॉइंट लिखा हुआ था भारत के धरातलीय स्वरूपों के बारे में कि किस तरह से भारत को 5 प्राकृतिक धरातल के रूप में बांटा गया है। अब हम लोग आगे किसी एक विभाग पर, जैसा कि कहा गया था आपके क्वेश्चन में, तो एक विभाग पर हम लोग चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। हिमालय पर्वतमाला के धरातलीय स्वरूप का विस्तृत वर्णन। हिमालय पर्वतमाला के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, चलिए समझते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि यह भारत के 5 प्राकृतिक विभाजनों में से एक है। जैसे कि आपने 5 विभाजनों को पढ़ा, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आपने समझा, तो किसी एक पर आपको विस्तृत विश्लेषण करने के लिए कहा गया था, जिसमें हम लोग हिमालय पर्वतमाला को पढ़ने वाले हैं। कहा जा रहा है कि यह भारत के 5 प्राकृतिक विभाजनों में से एक है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर में तिब्बती पठार और दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य एक विभाजक के रूप में कार्य करती है। कहां पर कहा जा रहा है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर में तिब्बती पठार, जो तिब्बत का पठार, ठीक है, ये हमारा हिमालय हो गया इस तरह से, और ये तिब्बत का पठार। तो तिब्बती पठार और दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य एक विभाजक का काम करता है। मतलब ये एक विभाजक का काम करता है, दोनों को बांटता है। इसके साथ ही यह सिंधु गंगा और तिब्बती नदी प्रणालियों के बीच भी एक जल विभाजक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या कहा गया कि एक विभाजक ही नहीं बल्कि इसके साथ ही यह सिंधु गंगा और तिब्बती नदी प्रणालियों के बीच में एक जल विभाजक के रूप में भी काम करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब जो नदी का धार है उसको बांटने का ये काम करता है। आगे हम लोग समझेंगे उत्पत्ति के बारे में, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति के बारे में। कहा जा रहा है कि हिमालय का निर्माण भारतीय प्रायद्वीप प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने के परिणाम स्वरूप होता है। जो हमारा भारतीय प्रायद्वीप प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है, इसके टकराने से ही हिमालय पर्वतमाला बना है, जो अभिसरण सीमा के साथ टकराते हैं, जो अभिसरण सीमा के साथ टकराता है। ठीक है, तो उत्पत्ति कैसे हुआ हिमालय का, इसके बारे में आपने समझ लिया। आगे हम लोग देखेंगे हिमालय का अक्षांशीय विभाजन। हिमालय का अक्षांशीय विभाजन, अक्षांशीय विस्तार के आधार पर हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर इसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। उसी तरह से हम लोग तीनों को देखेंगे।
अक्षांशीय विस्तार के आधार पर हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, ठीक है। कहा जा रहा है कि यह महान हिमालय श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। यह महान हिमालय श्रृंखला के सबसे उत्तर में स्थित है। जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। ये मान लीजिए अगर हिमालय है तो सबसे उत्तर में जो है इसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं, ठीक है। यह लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तक पूर्व पश्चिम दिशा में फैले हुए हैं। कितना है तो 1000 किलोमीटर दूरी तक पूर्व और पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। काराकोरम श्रृंखला, लद्दाख और जास्कर श्रृंखला ट्रांस हिमालय का हिस्सा है और ट्रांस हिमालय का यह हिस्सा है। चाहे काराकोरम श्रृंखला हो, चाहे लद्दाख श्रृंखला हो या फिर जास्कर हो, तीनों इसी का हिस्सा है। आगे देख लेते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला को। हिमालय पर्वत श्रृंखला को यह पश्चिम में सिंधु के मुहाने से पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मुहाने तक 2400 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक फैले हुए। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो पूरा कहाँ से फैला हुआ है तो सिंधु के मुहाने से पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मुहाने तक 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मतलब अगर यहाँ से मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ है तो पूरा अब देखेंगे कि मिजोरम तक ये फैला हुआ है। वही बताया जा रहा है, यह पश्चिम में सिंधु के मुहाने से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मुहाने तक 2400 किलोमीटर से अधिक दूरी तक फैला हुआ है। हिमालय पर्वत श्रृंखला को ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय और शिवालिक या बाहरी हिमालय में उपविभाजित किया गया है। इसी को अंग्रेजी में भी कहा जाता है, हिंदी में भी ये कहा जाता है। इसको समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला को ग्रेटर हिमालय, जो महान हिमालय वो कहा जाता है। मध्य हिमालय जो बीच वाला क्षेत्र है वो उसको मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय कहा जाता है। और उससे जो दक्षिणी क्षेत्र है, जो दक्षिणी हिमालय, उसको शिवालिक या फिर बाहरी हिमालय कहा जाता है। इस तरह से इसको उपविभाजित किया जाता है, किसको, हिमालय पर्वत श्रृंखला को, ठीक है। तीसरा जो इसमें पॉइंट लिखा है वो पूर्वी पहाड़ियां। पूर्वी पहाड़ियां, ठीक है। तो पूर्वी में कौन कौन सा पहाड़ी आता है, कौन कौन से राज्य में आता है, उस चीज को आप समझेंगे। लिखा है कि वे दिहांग गाज से शुरू होकर के पूर्वी हिमालय में दक्षिण की ओर विस्तारित होते चलती हैं, ठीक है। दिहांग गाज से शुरू होता है और पूर्वी हिमालय के दक्षिण की ओर विस्तारित होते हुए चलती है। इसमें अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों की एक श्रृंखला शामिल है, जिन्हें सामूहिक रूप से पूर्वांचल पहाड़ियां कहा जाता है, जो आपको 7 सिस्टर्स के अंदर दिखाई पड़ता है, ठीक है। इस भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। पटकाई बुरुम, यहाँ पे पटकाई बुरुम होगा, ठीक है। पटकाई बुरुम, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां और मिजो पहाड़ियां या फिर इसको बोलते हैं लुसाई पहाड़ियां, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। आगे जो पॉइंट लिखा हुआ है हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। और हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन कि क्षेत्रों पर हिमालय का किस तरह से प्रभाव है या फिर कहाँ कहाँ पर इसका विभाजन हुआ है। तो पंजाब हिमालय की इस तरह से हम लोग समझेंगे, क्षेत्र पर हम लोग समझेंगे हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। देशांतर के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित क्षेत्रीय प्रभागों में विभाजित किया जाता है। जो प्रभाग है उसमें बांटा जाता है। पहला है हमारा पंजाब हिमालय। तो पंजाब में कौन कौन सा हिमालय का क्षेत्र आता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। यह सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच स्थित है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग जम्मू और कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों में स्थित है। जो पंजाब हिमालय, जिसको हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है तो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में स्थित है ये पंजाब हिमालय। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग कहाँ पर, जम्मू में, कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कौन सा, तो पंजाब हिमालय का क्षेत्र। दूसरा है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय, इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिम में सतलुज नदी और पूर्व में काली नदी से घिरा हुआ है। ये जो कुमाऊं हिमालय है, ये इसका जो नाम है उसको गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि यह पश्चिम में सतलुज नदी और पूर्व में काली नदी से घिरा हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे नेपाल हिमालय। जो नेपाल हिमालय है, जो नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। यह पश्चिम में काली नदी से लेकर पूर्व में तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। तीस्ता नदी तक ये फैला हुआ है। इस खंड का अधिकांश भाग नेपाल में स्थित है, इसलिए इसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। लेकिन जो नेपाल हिमालय का क्षेत्र है, जो उसमें जो भूमि आता है या फिर जो उसमें क्षेत्र आता है, वो अधिकतर नेपाल में पाया जाता है, जिसके कारण उसको नेपाल हिमालय नाम रखा गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं असम हिमालय। तो ये क्या है, हिमालय छोटे छोटे क्षेत्रों में बंटा हुआ है, जिसके कारण इसको प्रांतीय हिमालय के नाम से भी समझ सकते हैं। तो प्रांत में जो हिमालय बटा हुआ उसके अनुसार हम लोग समझ रहे हैं। जो असम हिमालय है वो हिमालय का यह भाग पश्चिम में तीस्ता नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। हिमालय का जो ये भाग है असम हिमालय, वो पश्चिम में तीस्ता नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। भारत में यह असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों को शामिल करता है। कहा जा रहा है कि भारत में यह असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों को यह शामिल करता है। कौन, असम हिमालय। यह अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में दक्षिण की ओर एक अक्ष संघीय मोड़ लेते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में दक्षिण की ओर एक अक्ष संघीय मोड़ लेता है। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों में श्रेणियां उत्तर दक्षिण प्रवृत्ति में व्यवस्थित हैं। इसलिए जो पूर्वोत्तर राज्य है वहां पर श्रेणियां जो है वो उत्तर दक्षिण प्रवृत्ति में व्यवस्थित है। क्यों, क्योंकि दक्षिण की ओर ये अक्ष संघीय मोड़ लेता है, ठीक है, इसी के कारण। तो ये हमारा एक
किसी एक विभाग पर विस्तृत विश्लेषण था दोस्तों। उम्मीद करते पूरा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का आंसर। ज्योग्राफी का हम सारा क्वेश्चन का आंसर पहले भी करवा चुके थे, लेकिन हम चाहते हैं कि और थोड़ा सा आप लोग डिटेल में समझिए, इसके लिए फिर से क्वेश्चन का आंसर करवा दिया जा रहा है। आगे हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारत के धरातलीय स्वरूप न केवल देश की भौतिक धरातल का निर्माण करते हैं, बल्कि भारत के आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचे को भी प्रभावित करते हैं। इनमें से हिमालय भारत की जलवायु, सुरक्षा, जल स्रोत और सांस्कृतिक पहचान के लिए अत्यंत अनिवार्य। इनमें से जो हिमालय है वो भारत की जलवायु के लिए, सुरक्षा के लिए, जल स्रोत के लिए, सांस्कृतिक पहचान के लिए अत्यंत अनिवार्य है। इसकी संरचना, उत्पत्ति और प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप के संपूर्ण जीवन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो एक छोटा सा हमारा निष्कर्ष हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर बहुत ही डिटेल में, आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर भी सेलेक्ट जरूर कर ले, ताकि हम यहाँ पर जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, अच्छे से हर सेमेस्टर में हर विषय का तैयारी कर सकें। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आप ये क्वेश्चन का आंसर जरूर देखे होंगे, लेकिन अगर आपके दोस्त या फिर आपके जो मित्र हैं, आपके सहपाठी जो हैं, क्लासमेट जो हैं, वो पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, सोशियोलॉजी के, हिंदी के या फिर किसी भी अन्य सब्जेक्ट के स्टूडेंट, तो उन तक भी वीडियो शेयर कीजिए, चैनल के बारे में उनको बताइए, जागरूक कीजिए, ताकि वे लोग भी अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।